बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसमें मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन फ़ाइल की थी उमर अयूब साहब की तरफ से। और उमर अयूब साहब आपको पता है जो अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली में, सिबली फराज अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में मलिक अहमद बिचर अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब असम्बली में असद कैसर हैं जो कि फॉर्मर स्पीकर हैं और मौजूदा MNA हैं, इसी तरीके से आलिया हमज़ा थी। तो ये जो लोग गए थे, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं वो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। ये लोग जब गए थे आर्डर ऑफ द कोर्ट साथ ले कर के मुलाकात करने जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए, क्योंकि दोनों को आर्डर था। जेल सुपरिटेंडेंट ने आकर यहाँ कहा था कि जी हम आर्डर को कंप्लायंस करेंगे। जब वहाँ गए जा कर के मुलाकात करनी थी तो उन्होंने उसके ऊपर मुलाकात के ऊपर जिस अंदाज़ और जिस एतबार से रुकावटें खड़ी की और 2 घंटे पहले उसको इंतज़ार कराया, और इंतज़ार के बाद पुलिस आती है, वो उनको उठा के ले जाती है और जा कर के हवालात में बंद कर दिया। सब्सिक्वेंटली फिर कुछ देर बाद उनको छोड़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा या जितना भी टाइम हुआ। तो जज साहब ने उनसे एफिडेविट तलब किए थे और एफिडेविट में ये साबित हो गया कि वो वहाँ जेल अथॉरिटीज़ के पास गए। ये भी साबित हो गया, एडमिट कर लिया गया कि जी ठीक है जी हमसे गलती हो गई और हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया, तो हम माफ़ी मांगते हैं। तो आज ऑनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया और उनकी पहले तो माफ़ी रिजेक्ट कर दी और उस पर शो कॉज नोटिस दे दिया और अगले जुम्मे को डेट फिक्स कर दी। लेकिन बारहा माफ़िया मांगने के बाद आखिरी अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद आए थे और जेल सुपरिटेंडेंट को पर्सनली तलब किया गया था और RPO को भी पर्सनली तलब किया गया था, और दोनों पर्सनली हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि जी अब के बाद इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। तो फिर आखिरी अपॉर्चुनिटी के तौर पर जज साहब ने उनको वार्न करते हुए इस कंटेम्प्ट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब हमें यकीन है कि आइंदा के लिए ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल क्योंकि ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी बना चुकी है, ये कठपुतली हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है, तो लेकिन फिर भी हम एक तवक्को रख रहे हैं और वो तवक्को अगर पूरी नहीं होगी तो हमें कंटेम्प्ट में आने का दोबारा हक़ हासिल है। सर, आप लोग अदालतों के पास आते हैं, लेकिन जब अडियाला के दरवाज़े खुलने होते हैं, आज भी आपने जिक्र किया 4-4 घंटे बिठाया जाता है, लेकिन जब अडियाला के दरवाज़े खुलते हैं, अली अमीन गंडापुर की 2 दिन में 2 मुलाकातें हो जाती हैं, तो आप लोगों को रिलीफ लेने के लिए वहीं नहीं जाना चाहिए अदालतों की बजाय? देखिए, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए स्ट्रगल और एफ़र्ट्स कर रहे हैं। अगर हमने भी ग़ुलामी कर लेनी है तो हकीकी आज़ादी का फिर झंडा कौन बुलंद करेगा? हम लोगों में और उन लोगों में फ़र्क यही है जो आज कठपुतली मुसल्लत किए गए हैं, उन्होंने ग़ुलामी कबूल कर ली है। जब जो शख्स ग़ुलामी कबूल कर ले ज़हनी तौर पर, उनकी कोई हैसियत और हकीकत नहीं होती। हम हकीकी आज़ादी के अलम बरदार हैं। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, इस मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी हो। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को क़ानून और इंसाफ की दुरुस्तगी के साथ चलाया जाए, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर चंद ताकतवर शख्सियात, देखें ना, बल्कि हमसे के हाथों में सारी चीज़ें ये दे दी जाएं तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हमसे बाज़ औक़ात एक सवाल ये भी किया जाता है कि जी आप मुक़्तदर तबके से क्यों बात करना चाहते हैं? ये बहुत सारे दोस्त करते हैं। देखें, बात ये होती है कि 2 चौधरी के दरमियान मुकाबला हो, 2 ताकतवरों के दरमियान मुकाबला हो, तो अगर सुलह सफाई की बात होगी तो दोनों के दरमियान होगी ना। पियादियों के साथ तो आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक चौधरी हैं, अवाम एक चौधरी है, अवाम एक ताकत है। अवाम ही की ताकत के ज़रिए सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि यह आइन कहता है। हम वैसे नहीं कह रहे, हम तो उसूल की बात कर रहे हैं ना। और हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, क्योंकि अवाम ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। हम अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब अवाम ये कहती है, एक पार्टी है, उसके सामने चंद एक लोग जो बंदूक लेके ज़ोर ज़बरदस्ती खड़े हुए हैं, बंदूक वाले से बात करेंगे या बंदूक वाले के प्यादे से बात करेंगे? बंदूक वाले के प्यादे से बात करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आपको ये बंदूक उठाने का हक़ नहीं है। आपको बंदूक हमने दी है, इसलिए दी है कि आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि हमारे ऊपर बंदूक तान लें। ये फ़र्क है। लिहाजा इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि मुक़्तदरा से या ताकतवर से हम बात करना चाहते हैं, तो ताकतवर को वो ताकतवर अवाम ने बनाया है। मेरे आपके अवाम के पैसों से हमने उनको ताकत लेके दी है।
اور وہ طاقت بندوق کی صورت میں لے کے دی ہے. تو اس طاقت کا استعمال اپنی ان عوام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں. سب احتجاج کی کیا تیاریاں ہیں؟ کنٹینرز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے 24 کا اعلان بھی کر رکھا ہے. انٹرنیٹ سروس بھی آج سے بند ہونا شروع ہو جائے گی. میٹرو سروس بھی کل سے بند کر رہے ہیں 2 دسمبر تک. تو سر کیا دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز بھی لگ رہے ہیں؟ ہائی کورٹ نے بھی امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کو فری ہینڈ دے دیا کہ امن و امان اگر کچھ خراب ہو تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. تو ریاست تو اپنا بھرپور روک رہی ہے آپ لوگوں کے آپ لوگ حکومتی مشینری کے ساتھ ادھر جلغار نہ کریں. اور اس حوالے سے مراسلہ بھی چیف سیکرٹری کو جاری کیا گیا ہے گزشتہ روز. کیا کہیں گے؟ یلغار تو ہم نے کبھی کی بھی نہیں ہے. یلغار تو ہوتی ہے جنگ میں. یلغار ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو یلغار کہتے ہیں کہ ایک ملک کی فوج اٹھتی ہے دوسری فوج کے اوپر یلغار کرتی ہے. ہم نے تو یلغار کبھی نہیں کیا. ہم تو عوام ہیں. ہم تو وہ عام شہری ہیں, عوام ہیں, سٹیزنز آف پاکستان ہیں جن کا نقطۂ نگاہ ہی صرف یہ ہے کہ اس ملک کو جمہوریت, اس ملک میں جمہوریت بحال کرو, اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلو, اس ملک میں نظام انصاف درست کرو. عوام کا تو صرف یہ مطالبہ ہے. عوام کبھی یلغار نہیں کیا کرتی. ہاں, عوام کے اوپر کچھ لوگ یلغار کر سکتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں. اور نہتی عوام کون سی ہوتی ہے جو یلغار کیا کرتی ہے؟ نہتی عوام کے اوپر یلغار کیا جاتا ہے. لیکن سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں الجہاد کے نعرے وہاں سے لگ رہے ہیں, یہاں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں, تو عام آدمی تو پیس کے رہ جائے گا. جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں 2 طاقتوروں کی لڑائی ہے, تو الجہاد کے نعرے لگنا, اللہ اکبر کے نعرے لگنا, تو نقصان تو عام عوام کا ہی ہوگا. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اس وقت جنگ ہے یزیدیت اور حسینیت کی. یزیدیت کے ہاتھ میں تلوار اور طاقت تھی. یزید اور اس کے حواریوں کے پاس طاقت اور تلوار تھی. حسین اور ان کے نہتے لوگوں کے پاس کیا تھی؟ ایک اصول تھا. اللہ کا حکم تھا اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ اصولوں پہ قائم کھڑے ہو جاؤ, خواہ تمہیں اپنا سر بھی کٹوانا پڑے. یہ وہ ایک فرق ہے. ہم اصول پہ کھڑے ہیں, ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حسینیت کے پیروکار ہیں. اور ایک بات جہاد کے بارے میں آپ کو بتا دوں, جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا. جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور آج پوری دنیا میں کہیں چلے جاؤ, آپ کو پاکستانی 99% کہے گا جو بات ہم کر رہے ہیں وہ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں. جب کلمہ حق ہم بلند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. اور ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ جابر سلطان ہے. اور نہ صرف یہ سلطانی کا حق بھی ان کو نہیں ہے, چونکہ یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں. عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا. جب عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تو جس جابر یا طاقتور یا بندوق والے نے ان کو بٹھایا ہے وہ غلط بٹھایا ہے. تو لہٰذا ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حق کے حکمرانی آپ کو نہیں ملا. آپ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہو, آپ ڈاکہ زنی کے ذریعے آپ بیٹھے ہوئے ہو. تو لہٰذا آپ غلط طریقے سے بیٹھے ہو, آپ جمہوریت کی نفی کر رہے ہو, آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. تھینک یو سر.